नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व उनके आदर्शों पर चलकर ऐतिहासिक ढंग से मनाएगा। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्य रचना नोबेल पुरस्कार से बहुत बड़ी है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.51% हुई। वर्तमान समय में मरीजों की संख्या घटकर कुल रोगियों का सिर्फ 3.04% रह गया है। नेपाल में संसद भंग चुनाव अगले साल 2 चरणों में अप्रैल और मई में होंगे। भारतीय मुक्केबाजों ने कोलोन मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण सहित 9 पदक जीते। समाचार संध्या में धर्मेंद्र के साथ मैं अतहर सईद। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरु तेग बहादुर ने कुछ सदी पहले महान कार्य के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। प्रधानमंत्री ने मत्था टेक कर गुरु तेग बहादुर का आशीर्वाद लिया। श्री मोदी सहित दुनिया भर में लाखों लोगों ने गुरु तेग बहादुर की दयालुता से प्रेरणा ली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गुरु साहिब का आशीर्वाद ही है कि उनके 400वें प्रकाश पर्व का विशेष अवसर एनडीए सरकार के कार्यकाल में ही होगा। श्री मोदी ने इस अवसर को ऐतिहासिक ढंग से मनाने और गुरु तेग बहादुर के आदर्शों पर चलने की अपील की। बिना किसी योजना और सुरक्षा तामझाम के गुरुद्वारे जाने की प्रधानमंत्री की पहल से श्रद्धालुओं को भी कोई परेशानी नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने कल शहीदी दिवस पर गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की और न्यायपूर्ण तथा समावेशी समाज के लिए उनके साहसिक दृष्टिकोण का स्मरण किया। 9वें गुरु तेग बहादुर का जन्म 1621 में हुआ था। श्री मोदी सहित दुनिया भर में लाखों लोगों ने गुरु तेग बहादुर की दया और दूसरों की मदद करने की भावना से प्रेरणा ली है। सिख परंपरा के अनुसार गुरु तेग बहादुर कश्मीरी पंडितों के अधिकारों के लिए लड़े, जो मुगल शासक के अत्याचार से पीड़ित होकर उनके पास आए थे और कर हटवाने का अनुरोध किया था। मुगल शासक के आदेश पर 1675 में सरेआम गुरु तेग बहादुर का सर कलम कर दिया गया था। समाचार कक्ष से मैं अंजुम आलम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय उद्योग की क्षमता और प्रतिबद्धता दुनिया को दिखाने का यही समय है। उन्होंने उद्योग और व्यवसाय जगत का आह्वान करते हुए कहा कि वे आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाएं। कल एसोचैम फाउंडेशन सप्ताह कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विश्व चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के दौर में जब दुनिया में निवेश की गतिविधियां प्रभावित हुई तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश रिकॉर्ड स्तर पर किया गया। पैंडेमिक के दौरान जब पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट के लिए परेशान है, तब भारत में रिकॉर्ड एफडीआई और पीएफआई आया है। दुनिया का ये कॉन्फिडेंस नए स्तर पर पहुंचे, इसके लिए डोमेस्टिकली भी हमें अपने इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाना है। आज आपके पास हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं भी हैं और नए अवसर भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत को लेकर इतनी सकारात्मक सोच पहले कभी नहीं रही। उन्होंने इस सफलता को 130 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास का फल बताया है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश में भौतिक और डिजिटल अवसंरचना खड़ी करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान और विकास में निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लाभ कमाने के दृष्टिकोण के पीछे समाज का व्यापक हित होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि देश ऐसे उद्यमों और उद्यमियों के साथ है जो युवाओं को अनेक अवसर प्रदान कर सकते हैं। आज भारत के युवा इनोवेशन के स्टार्टअप दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। सरकार की एक एफिशिएंट
और फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाने के लिए निरंतर कोशिश जारी है। अब एसोचैम जैसे एसोसिएशन को आपके हर मेंबर को भी ये सुनिश्चित करना है कि इसका लाभ लास्ट माइल तक पहुंचे। इसके लिए इंडस्ट्री के भीतर भी आपको रिफॉर्म्स को एनकरेज करना होगा। श्री मोदी ने कहा कि अब सही ढंग से योजना बनाने और उस पर काम करने का समय है। उन्होंने कहा कि 27 साल बाद भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 27 वर्ष न केवल भारत की वैश्विक भूमिका निर्धारित करेंगे, बल्कि यह भारतीयों के सपनों और समर्पण की परीक्षा की घड़ी भी होगी। आने वाले 27 साल भारत के ग्लोबल रोल को ही तय करने वाले इतना नहीं है, बल्कि ये हम भारतीयों के ड्रीम्स और डेडिकेशन दोनों का टेस्ट करने वाले हैं। ये समय भारतीय इंडस्ट्री के रूप में आपकी कैपेबिलिटी, कमिटमेंट और करेज को दुनिया भर को हमें एक बार विश्वास के साथ दिखा देना है। और हमारा चैलेंज सिर्फ आत्मनिर्भरता ही नहीं है, बल्कि हम इस लक्ष्य को कितनी जल्दी हासिल करते हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत की सफलता को लेकर आज दुनिया में जितनी पॉजिटिविटी है, शायद उतनी पहले कभी नहीं रही। सुधारों से जुड़े ऋण लेने की अनुमति से व्यापार को सुगम बनाने संबंधी सुधारों में मदद मिल रही है। अब तक 5 राज्यों ने व्यापार को सुगम बनाने से जुड़े निर्धारित सुधारों को पूरा कर लिया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ने खुले बाजार से ऋण लेने के माध्यम से 16,728 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दे दी है। व्यापार करने को सुगम बनाना देश में निवेश अनुकूल व्यापार वातावरण का एक महत्वपूर्ण सूचक है। व्यापार को सुगम बनाने में सुधार से राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि होगी। इसलिए इस वर्ष मई में सरकार ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए सुधार करने वाले राज्यों को अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि यदि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो अगले 5 साल के भीतर सोनार बंगाल बनाया जाएगा। श्री शाह ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर उनके पश्चिम बंगाल दौरे के समय हुए हमले की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। कुछ दिनों पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बंगाल दौरे के वक्त तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से उन पर हमला किया था, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और व्यक्तिगत तौर पर मैं भी इसकी निंदा करता हूं। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मानते हैं कि लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज उठाने का हक होना चाहिए, जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने का हक होना चाहिए और शासन में होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो सुनिश्चित करें कि सभी राजनीतिक दल अपनी बात को जनता तक पहुंचा पाए। और मैं मानता हूं कि भारत के सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर हमला केवल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर हमला नहीं है, बंगाल के अंदर लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उस पर हमला। श्री शाह ने बोलपुर में आज रोड शो में हिस्सा लेते हुए कहा कि उन्होंने इससे पहले कई रोड शो में हिस्सा लिया है, लेकिन ऐसा रोड शो पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने लोगों की जबरदस्त भागीदारी के लिए उनका आभार प्रकट किया। गृह मंत्री ने कहा कि इस रोड शो से यह परिलक्षित होता है कि राज्य की जनता ने तृणमूल कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को हटाने का फैसला कर लिया है। बीरभूम जिले में यह रोड शो हनुमान मंदिर स्टेडियम रोड से आरंभ हुआ और बोलपुर चौक पर खत्म हुआ। इससे पहले गृह मंत्री ने कहा कि नोबेल पुरस्कार समिति गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को सम्मानित करते हुए अवश्य ही गौरवान्वित हुई होगी, क्योंकि उनकी कविताएं और अन्य साहित्य समेत पूरा रचना संसार इस पुरस्कार से बहुत बड़ा है। पश्चिम बंगाल यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन श्री शाह ने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के उप कुलपति से मुलाकात के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि ये महान कवि देश के 2 महान नेताओं महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा रहे हैं। गुरुदेव टैगोर एक ऐसी शख्सियत थे जो उस जमाने में राष्ट्रवाद की 2 धाराएं थी और 2 धारा के प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी और सुभाष बाबू। दोनों को प्रेरणा एक ही स्थान से मिलती थी। गुरुदेव टैगोर ने विश्व भारती और शांति निकेतन के माध्यम से एक और तो भारतीय साहित्य, भाषा, दर्शन, कला उसका संरक्षण और संवर्धन किया, दूसरी ओर दुनिया भर के कई देशों की भाषा को, साहित्य को, संस्कृति को भारतीय संस्कृति के साथ, भारतीय भाषाओं के साथ सामंजस्य बिठाने का शांति निकेतन को ये विश्व भारती को सेंटर बनाया। यहाँ ग्रामोत्थान, स्वास्थ्य, सफाई,
सहकारिता, कृषि, ये सारे क्षेत्रों को भी अर्थ जगत के साथ जोड़ने का काम श्री निकेतन के माध्यम से गुरुदेव ने किया। गृह मंत्री ने कहा कि गुरुदेव द्वारा स्थापित इस महान संस्थान की यात्रा कर वो सौभाग्यशाली हुए हैं। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में विश्व भारती विश्वविद्यालय के परिसर में रविन्द्र भवन में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित की। श्री शाह ने कहा कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ दुनिया में एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना की है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर अभी भी प्रासंगिक बने हुए हैं। बाद में श्री शाह ने रतनपल्ली में वासुदेव बाउल के घर पर भोजन किया। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 95.51% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 29,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 95,80,000 हो गई है। वर्तमान में देश में संक्रमण के 3,05,000 मरीज हैं और यह कुल मरीजों का 3.04% है। मंत्रालय ने बताया कि 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कोविड के 20,000 से भी कम मरीज वर्तमान समय में हैं। इसमें से केरल और महाराष्ट्र में 40% मरीज हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 26,624 नए रोगी सामने आए, जिसे मिलाकर देश में अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,31,00,000 दर्ज की गई है। मंत्रालय के अनुसार जांच, संपर्क और उपचार के 3 स्तरों को प्रभावकारी तरीके से लागू करने के कारण देश में बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हुए हैं और मरने वालों की संख्या में कमी आई है। वर्तमान में देश में मृत्यु दर 1.45% है, जो दुनिया में सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में 341 लोगों की मौत के साथ अब तक मरने वालों की संख्या 1,45,477 दर्ज की गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 11,07,000 जांच की गई। अब तक कुल मिलाकर 16,11,00,000 कोविड जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार के समग्र प्रयासों के कारण कोविड महामारी से निपटने के मामले में भारत हर क्षेत्र में अन्य देशों से बेहतर है। 1 मिलियन से 1.5 मिलियन के बीच में रोज टेस्ट हो रहे हैं। 16 करोड़ से ज्यादा टेस्ट भारत में हो गए हैं। केसेस पर मिलियन, डेथ्स पर मिलियन, टेस्ट पर मिलियन, कोई भी पैरामीटर आंकड़े से दुनिया से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि भारत बेहतर है। इतनी बड़ी मात्रा में देश ने पीपीई की, N95 मास्क की, वेंटिलेटर्स की, दवाइयां, ये सब चीजें उपलब्ध कराई हैं और आज दुनिया के दूसरे देशों को हम देने की स्थिति में हैं। आने वाले महीनों में 30 करोड़ भारत के लोगों को अपने इंडिजिनस वैक्सीन, यानी हम वैक्सीन के प्रोडक्शन के मामले में, वैक्सीन की रिसर्च के मामले में भी आत्मनिर्भरता की ओर प्रधानमंत्री जी के मंत्र के अनुरूप सफलता प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में कोविड संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए हर स्तर पर सतर्कता और निगरानी बरती जानी चाहिए। लखनऊ में कोविड संक्रमण के विषय पर उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य भर में संक्रमण के मामलों की निगरानी को पूरी तत्परता के साथ संपन्न किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कोविड महामारी के बारे में लोगों को लगातार जागरूक करने की आवश्यकता भी बताई। उत्तर प्रदेश में संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं। एक रिपोर्ट। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 1,247 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 1,559 कोरोना मरीज ठीक हो गए और अब तक राज्य में कुल 5,49,190 कोरोना संक्रमित लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस समय राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 17,245 रह गई है। अब तक प्रदेश में कुल 2,24,39,669 नमूनों की जांच की गई और कुल 5,74,631 कोरोना संक्रमण के मामले पाए गए। कोरोना से हुई 19 और मौतों को मिलाकर अब प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 8,196 हो गई है। सबसे ज्यादा 1,082 मौतें राजधानी लखनऊ में हुई। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कर्नाटक में कोविड-19 वैक्सीन कार्यक्रम के लिए पर्याप्त कोल्ड चेन प्रणाली, भंडारण और परिवहन क्षमता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने ये जानकारी उस मीडिया रिपोर्ट के मद्देनजर की है जिसमें राज्य में कोविड-19 वैक्सीन के भंडारण, वितरण और प्रशासकीय क्षमता पर संदेह व्यक्त किया गया था।
राज्य में 2817 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जहां कोविड-19 वैक्सीन को संभाल कर रखा जा सकता है। बेंगलुरु और बेलगावी में राज्य स्तर का और चित्रदुर्ग, मैसूरू, मंगलुरु, कलबुर्गी, बागलकोटे में प्रादेशिक स्तर के संग्रहागार हैं जिनमें वॉक इन कूलर्स और वॉक इन फ्रीजर्स लगे हुए हैं। जिला स्तर पर वैक्सीन संभाल कर रखने के लिए आइस लाइन रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर्स मौजूद हैं। वैक्सीन के परिवहन के लिए इंसुलेटेड वैक्सीन वैन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तक वैक्सीन पहुंचाने में सक्षम हैं। भारत सरकार द्वारा भी राज्य को डीप फ्रीजर्स दिए जाएंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व उनके आदर्शों पर चलकर ऐतिहासिक ढंग से मनाएगा। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्य रचना नोबेल पुरस्कार से बहुत बड़ी है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.51% हुई। वर्तमान समय में मरीजों की संख्या घटकर कुल रोगियों का सिर्फ 3.04% रह गया है। नेपाल में संसद भंग, चुनाव अगले साल 2 चरणों में अप्रैल और मई में होंगे। भारतीय मुक्केबाजों ने कोलोन मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण सहित 9 पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री न्गुयेन युआन फुक के साथ कल वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। बैठक के दौरान दोनों नेता आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे और भविष्य में भारत वियतनाम व्यापक सामरिक भागीदारी को आगे ले जाने के लिए दिशा निर्देश देंगे। वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय विचार विमर्श जारी रहा। वियतनाम की उपराष्ट्रपति सुश्री डांग थी न्गोक थी इस वर्ष फरवरी में सरकारी दौरे पर भारत आई थीं। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस वर्ष 13 अप्रैल को टेलीफोन पर बातचीत की थी, जिसमें कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2020 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। श्री मोदी मंगलवार को ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सैयदना मुफद्दाल सैफुद्दीन और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया है कि कृषि कानूनों के विरोधी लद्दाख समेत रणनीतिक स्थानों पर तैनात सेना की टुकड़ियों के लिए आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा देने के लिए विपक्ष की आलोचना करते हुए श्री राय ने कहा कि निहित स्वार्थों के कारण लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने तर्कसंगत मांगों को स्वीकार कर लिया है। श्री राय ने पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं और किसानों की एक सभा को संबोधित करते हुए नए कृषि कानूनों को सही ठहराया। उन्होंने चुनौती दी कि मोदी के नेतृत्व के समय कोई भी किसानों को धोखा देने का साहस नहीं कर सकता। उन्होंने दोहराया कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की कृषि आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री राय ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए पिछली सरकारों के कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि पिछले 7 दशक में किसानों के आर्थिक हितों की अनदेखी की गई है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि असली किसान हाल में पारित किए गए तीनों केंद्रीय कानूनों का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने तमिलनाडु के तंजावुर में किसानों से बातचीत करते हुए तीनों कृषि कानूनों की विशेषताओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चल रहे किसान विरोध प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रहेगी और अनुबंध कृषि से किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि किसान मंडी में अपनी उपज बेचने से मुक्त हैं और वे देश में कहीं पर भी बेच सकते हैं।
जनरल सिंह ने कहा कि किसान नए कानूनों से खुश हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष किसानों को भ्रमित करने पर अड़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो विपक्षी दल देश का विकास नहीं चाहते, वे कृषि कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें हमेशा किसानों की भलाई के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को संपन्न और सुखी बनाना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किसानों की भलाई के लिए अनेक कदम उठाए हैं और नए कृषि कानून भी इसी दिशा में किए गए प्रयासों में शामिल हैं। श्री योगी ने कहा कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 22,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। चालू खरीफ विपणन सीजन 2020-21 में सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगातार खरीद कर रही है। मौजूदा सीजन में कल तक 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से तकरीबन 413 लाख टन धान खरीदा गया है। पिछले साल 337 लाख टन से अधिक धान खरीदा गया था। इस वर्ष खरीद में 22.25% की वृद्धि हुई है। कुल खरीद में अकेले पंजाब से 202,77,000 टन धान खरीदा गया है। ये कुल खरीद का 49.10% है। मौजूदा सीजन में 48,56,000 किसानों को एमएसपी के आधार पर कुल 77,957 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को एक बड़ी राहत देते हुए सरकार ने पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि को अगले वर्ष 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। कार्मिक और पेंशन मामलों के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड महामारी को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों को ये राहत दी गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में हाल में 8 चरणों में संपन्न हुए जिला विकास परिषद चुनाव में समाज के हर वर्ग की भागीदारी बहुत सुखद रही। उन्होंने कहा कि ये साबित करता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का लाभ लेने में अपना विश्वास व्यक्त किया है। जम्मू में उन्होंने कहा कि कल संपन्न हुए इन चुनावों में लोकसभा चुनाव की तुलना में काफी अधिक मतदान हुआ। हर आयु वर्ग के लोगों ने पूरे उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के वादे को प्रशासन ने पूरी तरह निभाया। इसके लिए जम्मू कश्मीर की पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही अर्धसैनिक बल भी प्रशंसा के पात्र हैं। प्रशासन के जो हमारे साथी इस पूरे अभियान में लगे थे, जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्स के जिन लोगों ने इस ठंड में भी पूरी मेहनत करके इस चुनाव को निष्पक्ष कराने में और शांतिपूर्ण कराने में योगदान दिया है, उन सबका भी मैं आज अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये त्रिस्तरीय डेमोक्रेसी जबरदस्त तरीके से जम्मू कश्मीर में काम करे, इसके लिए हम सब पूरा सहयोग करेंगे। असम के प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष रणजीत कुमार दास ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए विरोधी आंदोलन से राज्य में पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर असर नहीं पड़ेगा। आकाशवाणी से बातचीत में श्री दास ने कहा कि सीएए के विरोध में लोगों के एक वर्ग के विरोध के बावजूद पंचायत और लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में कभी भी किसी अवैध नागरिक को रहने की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने घुसपैठ रोकने के उपाय किए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के रायसेन जिले में जामुनिया और खेजरा गांव में 300 करोड़ रुपए की लागत से बने वेल्सपुन पाइप विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि जामुनिया गांव मध्य प्रदेश में नया औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मध्य प्रदेश सरकार वेल्सपन समूह और इसी तरह के औद्योगिक संस्थानों को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए अपने साथ जोड़ रही है। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास कर अधिकाधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस इकाई से उपलब्ध होने वाले रोजगार में लगभग 50% महिलाओं को स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उस उद्योग की स्थापना से अंचल के लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बेहतर व्यवस्थाएं संभव होंगी। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय मुक्केबाज सिमरनजीत कौर और मनीषा ने जर्मनी के कोलोन में चल रहे मुक्केबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में आज मनीषा ने साक्षी को 3-2 से हराया। सिमरनजीत ने खिताबी मुकाबले में जर्मनी की माया कालिन हंस को 4-1 से मात दी।
भारत टूर्नामेंट में 9 पदक जीतकर ओवरऑल दूसरे स्थान पर रहा। इनमें 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। मुक्केबाजों के इस प्रदर्शन पर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खिलाड़ियों की सराहना की है। अर्जुन पुरस्कार विजेता और पूर्व ओलंपियन मुक्केबाज धर्मेंद्र यादव ने इस प्रदर्शन को शानदार बताया है। अभी जर्मनी में जो क्लोन में ये वर्ल्ड कप मुक्केबाजी प्रतियोगिता थी, में जो है भारतीय मुक्केबाजों में वुमेन मैन दोनों ने जो पार्टिसिपेट किया है और उसमें 9 पदक हासिल किए और इंडिया की डे बाय डे परफॉर्मेंस जो है ऊपर जा रही है, क्योंकि काफी कंपटीशन खेलने को मिल रहे हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन की तरफ से काफी सपोर्ट है, सरकार का काफी सपोर्ट है। ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं और भविष्य में यही कामना करता हूं मैं, और मेरा मानना यही है कि डे बाय डे परफॉर्मेंस बढ़ेगी आने वाले ओलंपिक में। ओवरऑल भी बोल रहा हूँ, बॉक्सिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन और दूसरे गेमों में भी काफी में रेसलिंग और बॉक्सिंग, इसमें हमारा अच्छा प्रदर्शन रहेगा। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी दायां हाथ चोटिल होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर हो गए हैं। शमी का टेस्ट सीरीज में नहीं खेलना भारत के लिए बड़ा झटका है। विराट कोहली पितृत्व अवकाश के कारण बाकी बचे 3 टेस्ट मैचों में नहीं खेलेंगे। अजिंक्य रहाणे टीम की कप्तानी करेंगे। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। ये खेल हैं गटका, कलारीपयट्टू, मलखंब और थांगता। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत में स्वदेशी खेलों की समृद्ध विरासत है और खेल मंत्रालय की प्राथमिकता इन खेलों को संरक्षित करने के साथ साथ इन्हें लोकप्रिय बनाने की है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने आज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर संसद भंग कर दी। राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया है कि संसदीय चुनाव अगले वर्ष 30 अप्रैल और 10 मई को होंगे। ये निर्धारित समय से लगभग 1 वर्ष पहले होंगे। पार्टी की बढ़ती अंदरूनी कलह के बीच श्री ओली ने राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफारिश की थी। वर्ष की प्रमुख झलकियों की श्रृंखला वार्षिकी 2020 की विशेष कड़ी में आज हम आपको महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के प्रयासों पर एक रिपोर्ट प्रसारित कर रहे हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण एनडीए सरकार की कार्यसूची का प्रमुख हिस्सा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि एनडीए सरकार ने कोविड महामारी के दौरान महिलाओं के सम्मान और कल्याण के प्रयासों को पूरा करने का संकल्प लिया है। देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आंगनवाड़ी सेवा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और किशोरियों के लिए योजना चलाई जा रही है। पोषण अभियान का उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और माताओं में प्रौद्योगिकी और जन आंदोलन के जरिए पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। इस वर्ष तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह 7 से 30 सितंबर तक मनाया गया। महिला तथा बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्र और परिवार के पारंपरिक व्यंजनों को साझा करें ताकि उच्च पोषण वाले स्वदेशी खाद्य पदार्थों का डेटाबेस तैयार किया जा सके। भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा से देश के इतिहास में पहली बार एक अनोखा प्रयास कर रहा है। हमारी कोशिश है कि हम एक वेबसाइट पर एक अनोखी जानकारी हर जिले की लेकर आए कि उस जिले में वो कौन सी फसल है, कौन सा फल है, कौन सी सब्जी है जो एक संतुलित आहार का हिस्सा बन सकती है। और हमारी ये कोशिश अधूरी रहेगी जब तक इसमें आपकी भागीदारी न हो। आयुष प्रणाली के जरिए कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए मंत्रालय ने आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता भी किया है। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित बच्चों पर घटकर वर्ष 2016 से 2018 में 113 पर आ गई, जबकि यह दर 2015 से 2017 में 122 और 2014 से 2016 में यह दर 130 के स्तर पर रही। एक अनुमान के अनुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रतिवर्ष लगभग 51,70,000 लाभार्थियों को शामिल किया जा रहा है। वहीं घटते बालिका लिंगानुपात में सुधार के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई जा रही है। सरकार बड़े पैमाने पर महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है, जबकि लोगों को महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और उनके कल्याण के प्रति अपनी अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। फिट इंडिया साइक्लोथॉन के 7 दिसंबर से शुरू हुए दूसरे संस्करण के लिए समूचे देश से बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से इस आयोजन का शुभारंभ किया था। इसमें देश भर से साइकिल चालक भाग ले रहे हैं। इस महीने की 15 तारीख तक 12,69,695 लोगों ने फिट इंडिया साइक्लोथॉन में भाग लिया और 57,51,874 किलोमीटर की साइकिलिंग पूरी की। यह आयोजन 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व उनके आदर्शों पर चलकर ऐतिहासिक ढंग से मनाएगा। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्य रचना नोबेल पुरस्कार से बहुत बड़ी है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.51% हुई। वर्तमान समय में मरीजों की संख्या घटकर कुल रोगियों का सिर्फ 3.04% रह गया है। नेपाल में संसद भवन चुनाव अगले साल 2 चरणों में अप्रैल और मई में होंगे। भारतीय मुक्केबाजों ने कोलोन मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण सहित 9 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।